हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी जेईई का 2024 में अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसके टॉप 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो जो कि आपके जो है ये अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो चलते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। सो दिया गया है आपका, एक टी वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 25% कम है। देखिए, ये एक टीवी है और ये वॉशिंग मशीन है। बोल रहा है कि टीवी की कीमत वॉशिंग मशीन से कम है। देखिए, 25% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/4। अगर टीवी की कीमत 4 है, तो वॉशिंग मशीन की 3 होगी। अब बोल रहा है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 82% की वृद्धि हो जाए, वॉशिंग मशीन में 82% की वृद्धि हो जाए, ये 82% की वृद्धि हो गई और टीवी की कीमत में 16% की कमी, ये 16% की कमी हो जाएगी। अब तो बोल रहा है कि 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी, यानी कि इसमें 8 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 9 की, तो कुल होने वाला परिवर्तन हमें फाइंड करना है। देखिए, यहाँ पे जो आंसर है मुझे सभी परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो मैं इसे रेशो में करेंगे क्योंकि रेशो मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि रेशो में करने से जो है मेरी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इसे 3-4 से काटूँ, ये 2 बार कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा, तो फाइनल जो मेरा रेशो होगा, वो होगा टीवी और वॉशिंग मशीन का जो रेशो होगा वो होगा, टीवी का हो जाएगा आपका 3 और वॉशिंग मशीन का 2, और इसमें 16% की कमी की गई और इसमें जो हुई वो हुई 82% की वृद्धि। तो बोल रहा है कि टी इनके कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन। तो फाइनली जो है मुझे वो, अगर मैं इसे एलिगेशन से करूँ तो मुझे बीच की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इसे एलिगेशन से करेंगे तो मेरा जो सवाल है वो कम कैलकुलेशन में सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अभी जो कै इसकी बीच की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इधर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। तो 16 ती ये 48 और ये 82 में 2 की मल्टीप्लाई। तो 82 दूनी आपके हो गए 164 और 16 ती 48, ये माइनस के 48 और बटे में आपका आ जाएगा इन दोनों का सम। इस 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, ये आ जाएगा 5। तो 164 में से 48 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 और ये 2 4 16, यानी कि 116/5। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिय 15, 5 दूनी 10, यानी कि 23.2 की वृद्धि हो जाएगी प्रतिशत में, यानी कि ऑप्शन है आपका ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने अपने वाहन पर 813 रुपये और किराने पर 2508 और शेष वह बचाता है। देखिए, जब ये बोल रहा है कि कोई भी इनकम अपने आप में 100% होती है, अब उसने 100 में से 76% जो है घर के किराए पर खर्च कर दिया, तो बचा आपका 24%। तो अब ये बोल रहा है कि 24%, ये 813 और 2508 और ये शेष बचाता है 607। अगर हम इन तीनों को जोड़े, 813 प्लस 2508 प्लस ये हो जाएगा 687, तो हो जाएगा 8 7 15 और 3 18, ये हो जाएगा 18, 8 और 8 और 1 9 और 1 10 और ये फिर जी 10 और ये 4, यानी कि ओवरऑल जो है मुझे 24% की वैल्यू दी हुई है। 24% की वैल्यू है आपकी 4008। तो आपसे पूछी है कि उसका मासिक वेतन, यानी कि उसकी पूछी है 100% की वैल्यू। तो 100% की अगर इसे 12 से काटे, तो 12 दूनी 24, ये हो जाएगा, ये 12 दूनी 12 तिया 36, 4 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो 2 यूनिट की वैल्यू 324 है, यानी कि इसका 50 गुना। तो इसका ये इससे कट जाएगा, 1 सेकंड। तो 2, इसका ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये इसका आ जाएगा गुना, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, यानी कि 167 गुना। तो 100 का 167 गुना करेंगे तो 167 और 2 जीरो, 167, यानी कि 16,700 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में एक शहर की जनसंख्या 2,22,900 थी।
इसकी लगातार 2 दशकों में प्रत्येक 50% की वृद्धि होती है, तो 1994 पूछा है। अगर देखिए हम इसे सक्सेसिव से करें, तो 50% की 2 बार लगानी है ओवरऑल मुझे, 50% की 2 बार मैं लगाऊँ, तो इसका फ़ॉर्मूला होता है एक A प्लस बी प्लस A इंटू बी अपॉन 100। ये मेरा इफ़ेक्टिव रेट आता है। 50-50 हो गए, 50 प्लस 50 करेंगे और फिर 50, 50 इंटू 50 अपॉन 100, तो आ जाएगा 100 ही हो गया और 1 ज़ीरो से 2 ज़ीरो से ये कट गई और ये 25 हो जाएगा, तो ओवरऑल मुझे 125% की वृद्धि होगी। अब पूछा है कि 1994 में उसकी फाइनल कितनी वृद्धि हो जाएगी? 1994 में कितनी थी? तो अगर मैं 22,000, ये है आपका 2,22,900 का मैं 225% निकाल लूँ, तो मेरा फाइनल जो है वो जनसंख्या आ जाएगी। तो इसका मैं जो है 25 का मल्टीपल देख के भी आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें लास्ट में 25 है। 25 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 25 से डिवाइड होने वाला केवल ए ऑप्शन है। सिर्फ़ जो है 25 का मल्टीपल, यानी कि 25 का मल्टीपल देख के आंसर मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है तथा एक्स बराबर 7 होने पर वाई इक्वल टू 6 है, तो एक्स बराबर 64 होने पर वाई का मान देखिए। जो एक्स और वाई दिया है यहाँ पे, एक्स प्रोपोर्शनल टू दिया है आपके वाई के, ये दिया है आपका, और एक्स जो है ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये वाई वन है, ये वाई टू है, ये दिया है आपका। यहाँ पे दी हुई है वैल्यू एक्स की, तो एक्स आपका दिया है 7 और ये हमें एक्स टू ज्ञात करना है, और वाई वन दिया है आपका 6 और वाई टू दिया है आपका 64। तो 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 32 बार, तो एक्स टू की वैल्यू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी 21/32। 21/32 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं 5-8 के अनुपात में हैं, यानी कि दो संख्याएं हैं 5 और 8। यदि पहली संख्या में 13 की वृद्धि की जाए, यानी कि +13 हुआ, और दूसरी संख्या में -6 यानी कि 6 की कमी, तो उनका अनुपात और 4 और 6 हो जाता है। 4 और 6 हो जाता है। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्रॉस मेथड लगता है। यहाँ से x है, ये भी है x है। तो 5 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे और 4 में 8 की मल्टीप्लाई और इनका डिफरेंस लेंगे। तो 6 पंजे 30 और 32, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 2x की। 2x की कितनी वैल्यू मिलेगी हमें? और फिर इसके बाद में हम करते हैं इनकी मल्टीप्लाई क्रॉस। तो 13 में इन 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4 है यहाँ पे और ये 6 है माइनस की। ओ ओ प्लस 6, तो 13 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे और 4 में 6 की। अगर देखें यहाँ पे दोनों में वृद्धि होती, तो हम दोनों कंडीशन में माइनस करते। अगर दोनों कंडीशन में यहाँ पे प्लस होता तो भी माइनस करते, अगर दोनों ही कंडीशन में माइनस होता तो भी माइनस करते, लेकिन यहाँ पे दिया है एक प्लस और एक माइनस, तो इस कंडीशन में हम इसे ऐड कर देंगे दोनों को। तो 13 छिंका 78 और 24, 78 और 24 हो गए आपके 102। 102 यहाँ पे 2x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई यहाँ से 51। तो आपसे पूछा है कि दोनों मूल संख्याओं का योगफल। तो योगफल जो है इसमें 5 और 8 का प्लस करेंगे, यानी कि 13x, 13 इंटू एक्स हो जाएगा, और x की वैल्यू है यहाँ से 51। तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65 और एक 66, यानी कि 663 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार रेंटल अपनी छोटी कारों को प्रतिदिन $85 और बड़ी कारों को $80 प्रतिदिन पर किराए पर देती है। एक दिन में कुल 13 कारों को 920 किराए पर दिया गया, तो बड़ी कारों को की संख्या कितनी होगी जो किराए पर दिया गया? देखिए यहाँ पे है बड़ी कार और एक है छोटी कार। छोटी कार के लिए रेंट है प्रतिदिन 50 और बड़ी कार के लिए है 80। 80 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 50 प्लस 3,
डॉलर, ये आपके डॉलर में है। तो पूछा है कि प्रतिदिन कुल 13 कारों को 920, अगर मान लीजिए उसने टोटल ओवरऑल 50 का यानी कि छोटी कारों को दिया, तो छोटी कारों में उसने छोटी कारों का है प्रतिदिन $50, तो 13 में 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 13 पंजे 65, ये आ जाएगा 650, और जबकि हमारा जो है सवाल में आ रहा है 920, तो ये 920 होना चाहिए था 920, और लेकिन आया है हमारा 650। तो 650 किसकी वजह से आया है? क्योंकि बड़ी कारों की जो है ये लागत जो है यहाँ पे 30 ज़्यादा है, तो इसमें से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 3 7, और ये आ जाएगा 2, 270 आ गया। 270 रुपये ज़्यादा है। अब 270 ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बड़ी कारों की संख्या छोटी से 30 ज़्यादा है, तो रुपए में 30 ज़्यादा है, तो इसमें नंबर में करने के लिए इसे 30 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 3 नम 27, यानी कि 9। 9 जो है बड़ी कारों की संख्या होगी। ऑप्शन है आपका बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष पहले रीना की माँ की आयु रीना की आयु से दोगुनी थी। देखिए, ये जो आयु है ये रीना है, और ये उसकी माता है, यानी कि मदर इसकी। उनकी आयु जो है रीना की आयु की 3 गुनी थी। अगर ये 1 है तो ये 3 है। ये जो एज है ये 12 वर्ष पहले की है, 12 ईयर पहले। और 2 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पे कोई वर्तमान होगा 12 साल पहले, और अब इसके 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 ईयर लेटर, 2 साल बाद, 2 साल बाद इनकी आयु का गैप कितना हो जाएगा? रीना की आयु से दोगुनी, यानी कि रीना अगर 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगी 2 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से। तो टोटल जो है यहाँ पे गैप जो है हमारा 12 साल पहले, और 12 साल पहले से फिर प्रेजेंट में आएगी, ये आपका वर्तमान है। ये आपका वर्तमान हो गया। वर्तमान से 2 वर्ष बाद फिर इनकी आयु का गैप 1-2 अनुपात हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है 14 साल का गैप हो गया, 14 ईयर का गैप। 14 ईयर का गैप हो गया यहाँ पे। तो पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? देखिए, ऐसे ही सवाल हमने पीछे किया था कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 2 की मल्टीप्लाई और 1 में 3 की मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो 3 एकम 3 और 1 2, यानी कि ओवरऑल जो है मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू होगी, यानी कि एक्स की। ये भी एक्स है। और फिर उसके बाद में करते हैं हम ये नीचे वाली टर्म को, ये वाली है जो टर्म, एक सेकेंड बस, फिर लेते हैं इनके, क्योंकि 14 साल का वो हमारे पास में गैप हो गया। तो 14 साल यहाँ हो गए, 14 साल यहाँ हो गए, तो 14 में 2 की मल्टीप्लाई और करके माइनस करेंगे, तो 14 दूनी 28, और एक ये हो जाएगा आपका 14 साल। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 14 वर्ष, 14 यूनिट। तो रीना की होगी 14, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 14, और ये आ जाएगी इसकी माता की 14 थी 42। ये है आपकी 12 साल पहले। अभी देखते हैं कि वर्तमान में आयु कितनी होगी। तो 14 ये आपकी 12 साल पहले की आयु आई है। वर्तमान में इनमें प्लस 12 ऐड करेंगे, इसमें भी 12 ऐड करेंगे करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 12 हो जाएगा आपके 26। ये 26 हो गए, और 42 और 12 हो जाएगा आपके 54। तो इसे काटते हैं, ये 2 से कट जाएगा 13 बार, और ये कट जाएगा 27 बार। तो 27 और 13 आ जाएगा। पूछा है कि रीना रीना और उसकी माँ, यानी कि रीना की आयु आई है मेरे पास में 13, और उसकी माँ की आई है 27। तो 13 27, देखिए ऑप्शन में दोनों हैं, पहले कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, 27 13 भी है और 13 27 भी। तो देख के ही आंसर मार्क करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु में 24 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष पहले दोनों में से बड़े की आयु छोटे की आयु से 4 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करने की कोशिश करेंगे है। तो 6 साल पहले इसकी कितनी होगी? ये हो जाएगी इसकी 9, और ये हो जाएगी 32, यानी कि 9 और 32, 32 नहीं, वो सॉरी 33। तो 9 और 33, क्या ये इसका 4 गुना है? जी नहीं, ये इसका 4 गुना नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 12 में 6 कटा माइनस करेंगे तो 6 ही हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा। ये इसका कितना गुना है? 5 गुना, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं सी ऑप्शन, सी में से ये 6 वर्ष घटाएँगे तो आ जाएगा 8,
और इसमें से घटाएँगे 6 वर्ष तो ये हो जाएगा 32। क्या ये इसका 4 गुना है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये इसका 4 गुना है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 5/4 बेचने पर हितेश को 20% की हानि होती है। यदि इसे इसे इसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, कोई भी कॉस्ट प्राइस होता है अपना में 100 होता है। माना सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है इसका 100 है और बोल रहा है कि इसके मूल विक्रय मूल्य अगर मैं इसके ये जो 14 5/14 है, अगर मैं इसका मूल यानी कि ओरिजिनल एसपी मान लूँ 14, तो इसके मूल एसपी पर बेच रहा है 14 5/14 पर, तो दूसरा सेलिंग प्राइस होगा जो है आपका 5। इसका 5/14 करेंगे तो आ जाएगा यानी कि 5। तो 5 पर बेचने पर एक हितेश को 20% की हानि होती है। यानी कि ओवरऑल जो है मुझे 5% की वैल्यू 5 की वैल्यू दी है 80%। तो पूछा है कि अब इसे इसे मूल विक्रय मूल्य के 80 पर बेचता है। अब जो बोल रहा है कि ये मूल विक्रय मूल्य का हो गया मेरा 14, 14 का है 80% हो गया आपका 14 अट्ठे 112, यानी कि 112 में 112 ये हो गया, 11.2 में बेच रहा है। अब 11.2 में बेच रहा है, अब ये बेच रहा है इसे 11.2 में। तो 5% 5 पर है 80%, यानी कि इसका ये 1.6 गुना है। तो इसका 1.6 गुना करेंगे, इसका 1.6 गुना हो जाएगा 16 दूनी 32, 2 और 16 एकम 16 और 3 19, 16 ये आ जाएगा 7 और 16 एकम 16 और 1 17, यानी कि और पॉइंट है पीछे, यानी कि 179.2, यानी कि ओवरऑल जो है उसका जो होगा इतने में बेचेगा। अब पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस अपना माना था 100, तो ये 100 से कितने ज़्यादा है? ये नया सेलिंग प्राइस आया है तो आपका यानी कि 179 ज़्यादा है। तो अब मुझे इस पर हुआ 79.2% का प्रॉफिट, यानी कि हो जाएगा आपका ऑप्शन डी में। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी 35% पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से वह ऐसे वजन का उपयोग करता है उस पर उल्लिखित वजन से 16% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए उसे उसका कॉस्ट प्राइस 100 था, अब वह 35% लाभ पर बेचने का दावा करता है। इसका 35% यानी कि बेच रहा है, तो बेच कितने का रहा है? 135 रुपये का, यानी कि लेकिन वह बेईमानी से वह ऐसे वजन का उपयोग करता है जिससे 16% कम है, यानी कि 100 की चीज़ वह 100 में ना दे के इससे 16% कम में दे रहा है, यानी कि दे कितने का रहा है? यानी कि 16 माइनस करेंगे तो 84 में, यानी कि अब उसका मेन जो है कॉस्ट प्राइस ये हो गया और सेलिंग प्राइस ये हो गया। तो 84 की चीज़ 135 में बेच रहा है। 84 की चीज़ 135 में बेच रहा है, यानी कि 51 का लाभ हुआ है मुझे। 51 का लाभ हुआ है 84 पर, तो 100 पर कितना? ये कैलकुलेशन हमें करनी है। अगर मैं 3 से काटूँ, 3 से कट जाएगा 28 बार और 3 से कट जाएगा 17 बार और ये हो गया आपका 28 बार ये हो गया और 17 बार ये हो गया। तो अगर मैं इसे और 4 से काटे 4 से काटे 7 बार, 4 से काटे 25 बार। तो 25 में 17 पंजे 85 और 17 दूनी 34 और 8 हो जाएंगे आपके 42। तो 425 को 7 से डिवाइड करना है तो 7 छंग 42, यानी कि 60% से तो ज़्यादा ही होगा। 60% से हमारा उत्तर ये नहीं होगा। अब देखते हैं लगभग कितने में आता है, यानी कि 60 हो जाएगा और 7 पंजे 7 सत्ती 49.7, यानी कि 73 लगभग ये आ रहा है हमारा। तो ये जो है आंसर हमारा। अब देखते हैं हमारा अगर ये 60, देखिए अगर ये 60.4 होता तो ये 60 के अराउंड में होता, क्योंकि ये 5% से ज़्यादा है, तो 5% से ज़्यादा है तो 61 की कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि 61 हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ये थे आपके आरआरबी जेईई के जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही अगले कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।